लोकसभा चुनाव 2024 क्या भारत के भविष्य का चुनाव है? यदि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी फिर से बहुमत में आती है, तो क्या देश में तानाशाही आ जाएगी? क्या संविधान फिर से खतरे में होगा? क्या दलितों के अधिकारों का हनन होगा? क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा? इस पर चर्चा करेंगे। क्यों विपक्ष ऐसी बातों को उठा रहा है? देखिए, इसका कारण सबसे बड़ा कारण रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल 21 दिनों के पैरोल से आए हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे। उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया अभी जेल में बंद हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी थे। और संजय सिंह वापस आए हैं जेल से और अरविंद केजरीवाल फिर से जेल में जाएंगे। हेमंत सोरेन जेल में थे और जेल में हैं फिलहाल, और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। एनसीपी की पार्टी टूट चुकी है अजीत पवार के माध्यम से, उनके भतीजे शरद पवार के, और शिवसेना टूट चुकी है एकनाथ शिंदे के माध्यम से। दूसरी तरफ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है बीजेपी के विरुद्ध में जो कि जिसका संगठन पूरे देश भर में है। उसकी खस्ता हाल ऐसी रही है कि 50 का आंकड़ा भी पिछली बार नहीं पार कर पाई और 2014 में लगभग 51 या 52 सीटें शायद जीती थी। तो कितनी घटिया स्थिति है उसके मुकाबले, बीजेपी के मुकाबले कितनी कमज़ोर स्थिति में जो मेन कोर पार्टी है वह है। तो जाहिर सी बात है विपक्ष कमज़ोर है और इस बात की चिंता कहीं ना कहीं आती है। क्या लोकतंत्र भी खतरे में होगा? देखिए, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अभी जो विपक्ष है, क्या वह वास्तव में लोकतांत्रिक विपक्ष है? देखिए, अभी जो विपक्ष है, बीजेपी के विरुद्ध जो विपक्ष है, सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस मान लीजिए, कि इसमें जितने भी विपक्ष हैं, विपक्षी पार्टी हैं, वो सब परिवारवादी पार्टी हैं। इस देश में गिनती से 20 या 30 परिवार ऐसे हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं और उनका उन जातियों पर या उन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोतीलाल नेहरू सम्भ्रांत वर्ग से थे और उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। सवाल उठता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाएगा, लेकिन पंडित नेहरू को बनाया गया। यहाँ तक चलो ठीक है, जो भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी ही क्यों प्रधानमंत्री बनी? इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी ही क्यों प्रधानमंत्री बने? उनके दूसरे बेटे संजय गांधी क्यों एमपी बने? संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी एमपी थे। उनकी मम्मी माता श्री मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं। फिर राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी एक तरीके से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से मनमोहन सिंह सरकार को चला रही थी 2004 से 2014 तक। एक तरीके से वो रिमोट कंट्रोल सरकार थी और जिसको चलाने वाली सोनिया गांधी ही थी। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में हैं। 75 साल के इस दौर में, आज़ादी के बाद में लगभग 60 साल, 55 से 60 साल कांग्रेस का शासन रहा है। एक परिवार का शासन रहा है। एक परिवार से, जिस परिवार में केवल प्रधानमंत्री ही पैदा होते हों, तो क्या वो वास्तव में लोकतंत्र है? क्या हकीकत में उसे लोकतंत्र आप कहेंगे? और ऐसी परिवारवादी पार्टियां फूट डालो और शासन करो की नीतियों पर काम करती हैं, देश को जातियों के आधार पर बांटती हैं, आरक्षण के नाम पर, और सरकारी चॉकलेट दिखा करके सरकारी नौकरी या सरकारी ओल्ड पेंशन स्कीम या जातिगत आरक्षण, इसके आधार पर समाज को अपाहिज बनाने का काम ये पार्टियां करती हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की सत्ता को बनाए रखने के लिए। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज जातियों में बटा था, लेकिन
हर एक जाति के पास अपना अपना टेक्निकल काम था। कुम्हार के पास अपना टेक्निकल काम था और जो पंडित जी थे उनके पास अपना काम था, जो लोहार थे उनके पास अपना टेक्निकल काम था, जो हमारे सबसे SC ST वर्ग के वक्त थे, जो चर्म से रिलेटेड काम करते थे, उनके पास अपना काम था। ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत थी कि इन टेक्निकल काम को एक आयाम दिया जाए, एक बड़ा रूप दिया जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि आप एक्सन, बाटा और बड़ी बड़ी कंपनियों के शूज़ पहनते हैं, एडिडास के शूज़ वगैरह पहनते हैं। ये हमारे SC ST वर्ग के कंपनियां होनी चाहिए, इनकी कंपनियां होनी चाहिए। इस देश में उनका राज होना चाहिए था, लेकिन ये सब विदेशी कंपनियां यहाँ पर राज कर रही हैं। और उल्टा हमारे देश की जो कंपनियों को चलाने वाले अंबानी, अडानी, अपने ही देश के लोग विदेशी षड्यंत्रों के माध्यम से हम ही लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। स्टेट में चले जाइए, आप उठा लीजिए उत्तर प्रदेश। मैं समाजवाद का समर्थक हूँ। हम चाहते हैं कि समाज में बराबरी रहे, ऊंच नीच की भावना, इंसान है, इंसान ही माना जाए सभी को, किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन आप यह बताइए कि समाजवादी पार्टी को लीड करने वाले या बनाने वाले मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव थे। समाजवादी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, समाजवाद केवल एक परिवार की संपत्ति है? समाजवाद एक विचारधारा है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव के बेटे ही सबसे योग्य व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री बने, या अखिलेश यादव के बाद में कोई मुख्यमंत्री उन्हीं के परिवार का ही बनेगा? शिवपाल सिंह यादव उनके परिवार में साइकिल से चलते थे और साइकिल से यात्रा करते हुए, साइकिल चलाते हुए मुलायम सिंह यादव के साथ इस पार्टी को खड़ा किया, लेकिन उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया। और 2014 के चुनाव में इनके 4 या 5 परिवार के सदस्य ही सांसद बने। देखो, यह बात ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यदि एक परिवार का व्यक्ति, यादव समाज का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, तो पूरे क्या सभी यादव समाज के लोग जो हैं उनकी गरीबी दूर हो गई? मैं यहीं पर रहता हूँ, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। कई सारे यादव परिवार के लोगों को मैं जानता हूँ जिनका जीवन अभी भी गरीबी में है, कष्ट में है, लेकिन उनके जीवन में बदला नहीं। कहने का मतलब है, परिवारवाद से देश का विकास नहीं हो सकता, राज्य का विकास नहीं हो सकता। सरकार का मतलब होता है सभी के लिए काम करना, सभी के लिए कॉमन काम करो, किसी व्यक्ति के लिए स्पेशल काम नहीं, किसी जाति के लिए स्पेशल काम नहीं। सड़क बनेगा सबके लिए, अस्पताल बनेगा सबके लिए, जो सुविधा मिलेगी सबके लिए, जो सुविधा नहीं मिलेगी तो किसी के लिए नहीं। बड़े काम करना चाहिए। तो इस विचारधारा पे मैं मानता हूँ। वैसे ही आप बिहार चले जाइए, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव ने पार्टी बनाई। क्यों तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे? 9वीं पास, कोई दूसरा यादव का बच्चा नहीं है। और यदि ये लोग मुख्यमंत्री बने हैं, क्या सभी यादवों की समस्या खत्म हो गई? कि सभी यादव समाज के व्यक्तियों की गरीबी खत्म हो गई? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो नेता जातिवाद को लेकर चलता है, वह सबसे घटिया नेता है, वह सबसे बड़ा कारण है आपकी बर्बादी का। उस समाज का भी विकास नहीं हो पाता, उस जाति का भी विकास नहीं हो पाता। ऐसा नेता चुनना चाहिए, जैसे भगवान सबके लिए काम करता है, वैसे सरकार भी भगवान का रूप है। जो काम करे सबके लिए करे, नहीं करे तो न किसी के लिए नहीं। जो योजना बनाए तो सबके लिए बनाए। राजधर्म हुआ होता है कि प्रजा प्रजा में भेद नहीं होता है, किसी भी जाति के हो चाहे किसी भी धर्म के हो। वही लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान, हालांकि ये पार्टी टूट गई है, पारसनाथ
के माध्यम से एलजेपी भी टूट चुकी है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि महाराष्ट्र में उठा लीजिए, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी, उनकी बेटी ही सुप्रिया सुले ही क्यों एमपी बनेगी, वही क्यों अध्यक्ष बनेगी, वही क्यों संभालेंगी, कोई दूसरा व्यक्ति उनकी गरीबी को दूर करने वाला नहीं। बसपा में अभी आनंद कुमार को बनाया गया, उनको उनकी पार्टी को जो विरासत को संभालने के लिए, लेकिन उनको फिलहाल हटा दिया गया। तो एक तरीके से उसको भी एक परिवार को ही देने की कोशिश की गई। जेडीयू अभी फिलहाल किसी परिवार में नहीं है, लेकिन जेडीयू की स्थिति आप देखते हो विपक्ष में क्या है कि 243 विधानसभा वाला राज्य, जिसमें 40 सीटें जीतने वाली पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री 20 सालों से 22 सालों से बन रहा है। इतनी मजबूर मुख्यमंत्री अगर कोई राज्य में शासन करेगा तो क्या हिम्मत के साथ फैसले ले पाएगा? क्या उस राज्य के कल्याण के लिए कोई काम कर पाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार एक ही मुहाने पे खड़े थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहुत अच्छे आए बाय लक, इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत आगे निकल जाएगा और बहुत आगे चला जाएगा। जब तक बिहार में बीजेपी या कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल वहाँ पर शासन करनी नहीं आती हैं अपने दम पर, तब तक बिहार का कुछ नहीं होगा। बिहार में जातिवाद पूरी तरीके से हावी है और आरजेडी परिवारवादी जातवादी एक तरीके से पार्टी है जो मुस्लिम और यादवों को लेकर के चलती है, और वहाँ पर आरजेडी ख़त्म होगी या बहुत मुश्किल है, और आरक्षण के नाम पर पूरा वोट बढ़ जाता है। तो ये स्थिति आपने देखा ही। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में आप चले जाइए, बंगाल में ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को अपनी विरासत सौंपने के लिए रेडी हैं। क्या कोई दूसरा व्यक्ति बंगाल में नहीं है, किसी दूसरे समाज का योग्य व्यक्ति नहीं है जो इस पार्टी को लीड कर पाए? नहीं मिलेगी। परिवारवाद, क्या यही वास्तव में लोकतंत्र है? उड़ीसा में बीजेडी बीजू जनता दल, जो कि बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक कितने वर्षों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 22-24 सालों से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आने वाले समय में उन्हीं के ही परिवार का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। नीचे चले जाइए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राजेश्वर रेड्डी के बेटे जगमोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जगमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। क्यों उन्हीं के बेटे ही क्यों बनेंगे? जैसे आप कर्नाटक उठा लीजिए, एचडी देवगौड़ा, कुमारस्वामी, ये सारे एक परिवारवादी पार्टी ही हैं। तमिलनाडु में करुणानिधि के बेटे स्टालिन, परिवारवादी पार्टी। केरल में एलडीएफ यूडीएफ, इसमें भी परिवारवाद आपको मिल ही जाएगा। और गोवा तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चलता ही रहता है इसमें। और बीआरएस जो है, इसमें भी आप परिवारवाद पाएंगे ही पाएंगे। और आप उसमें कांग्रेस क्या नाम है, मध्य प्रदेश में आप देखिए कमलनाथ के बेटे ये सब संभाल रहे हैं विरासत को। तो हरियाणा में आप देखिए ओम प्रकाश चौटाला के पिता देवीलाल थे, जो कि उप प्रधानमंत्री भी थे। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनके अजय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे, जिन्होंने जीजेपी जननायक जनता पार्टी के गठन किया। तो एक परिवारवादी ही है, तो ये क्या लोकतंत्र है क्या? तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी की जाति अलग है, पंडित क्या नाम है अटल बिहारी वाजपेयी अलग, इनकी जाति अलग है, इनका प्रदेश अलग था जहाँ से इन्होंने चुनावी यात्रा शुरू किया। एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ तमिलनाडु से आते थे, वो राष्ट्रपति बनाए गए, धर्म अलग था इनका। और नरेंद्र मोदी गुजरात से, अमित शाह गुजरात से, योगी आदित्यनाथ जन्मभूमि उत्तराखंड, कर्मभूमि गोरखपुर, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश, जाति अलग, धर्म अलग, लेकिन मकसद केवल देशभक्ति है। देश इनके लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो यही एक पार्टी एक समझ में कहीं ना कहीं आती है। बाकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपने राज्यों में परिवारवादी सिस्टम को ही लागू करती है। तो यदि बीजेपी आती है, आरएसएस आती है या बीजेपी की सरकार बनती है तो देश के हित में होगा। देश के हित में इन्होंने कई अच्छे काम किए हैं, जैसे हेल्थ कार्ड 5 लाख का बीमा, हर घर नल, हर घर जल गांव में हमें दिखाई देता है। सड़कों का काम, हर जगह सड़क इन्होंने पहुंचा दिया। हर जगह लाइट, जहां जंगलों में एक घर भी था वहां भी लाइट इन्होंने पहुंचा दिया। कांग्रेस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जो भी कर्जा माफ़ करती थी कुछ लोग, चंद लोग, सरकार ने कहा जो खेती किसानी करता है सबको 2000 पहुँचेगा, तो सबके कल्याण के लिए। कोरोना काल में जिस हिसाब से सरकार बीजेपी ने हैंडल किया, शायद कोई दूसरी, बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने हैंडल किया, शायद दूसरी कोई पार्टी इसको हैंडल करने में इतना हिम्मत नहीं होती। अमेरिका सबसे अमीर देश पूरी तरीके से तबाह हो गया, लेकिन भारत फिर भी खड़ा रहा। तो यह साहस की बात है। यदि बीजेपी या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की सबसे बड़ी ज़रूरत रही है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है मिलीजुली सरकार से, चाहे बीजेपी सरकार बनाए चाहे कांग्रेस बनाए, इससे मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को कोई चिंता नहीं है। बीजेपी बनाए तो अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, कांग्रेस भी बनाए तो पूर्ण बहुमत से, मिलीजुली सरकार ना रहे। मिलीजुली सरकार जब भी रही है तो देश पर हमेशा खतरा रहा है। 1977 से 1980 में मिलीजुली सरकार थी तो देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। रॉ के एजेंट मारे गए आप मोरारजी देसाई के ज़माने में, और उसके बाद में 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। 84 के बाद में फिर 89 और 90 में वीपी सिंह की सरकार आती है, फिर चंद्रशेखर की सरकार आती है। कितना देश में क्या नाम है कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, और कश्मीर में आतंकवाद जिस तरीके से फैला। अब देश में क्या नाम है, देश नीलामी की तरफ चला गया था। 1992 में देश की कितनी आर्थिक स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब थी कि भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद 96-98 में जितना 40 साल में 45 साल में प्रधानमंत्री नहीं बने, उतने 89 से लेकर के 2004 तक कम से कम 7-8 प्रधानमंत्री बन चुके। तो और कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं गई। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, आपका प्लेन हाईजैक हुआ कंधार में, और क्या नाम है मुंबई अटैक हुआ। मिलीजुली सरकार थी, कभी अक्षरधाम पे, कभी अयोध्या में, कभी कनॉट पैलेस, कभी राजीव चौक, कभी दिल्ली में धमाका, कभी बेंगलोर में धमाका, कहीं ना कहीं धमाके होते रहते थे। क्यों होता था? क्योंकि 50 लोगों को 50 पार्टियों से बनी हुई सरकार, 15 पार्टियों से बनी हुई सरकार, वह खुद निर्णय नहीं लेगी। जो निर्णय लेने वाली सरकार होगी उसमें हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं इस 4 पार्टियों वाली पार्टी, 4 सीटों वाली पार्टी अगर हमारे समर्थन वापस ले लेती है तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो इतनी डरपोक और कमज़ोर सरकार देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। खास करके 352, 356, 360 आपात स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों को अपने हाथ में ले लेती है और उनको कंट्रोल में करती है। तो केंद्र महत्वपूर्ण है, लेकिन जब केंद्र ही कमज़ोर होगा तो वो कैसे फैसले ले पाएगी। इसलिए देश में खतरा बना रहेगा। 10 सालों में देश की सुरक्षा काफ़ी मजबूत रही है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। जो दुश्मन हिम्मत करता भी था अपनी आंख उठाने की, उसे बीजेपी सरकार या मोदी सरकार कुचल देती थी। इसका कारण था यूएपीए जैसे कानून को पास करना। 2004 से पहले पोटा जैसा कानून था। 2004 में जैसे कांग्रेस आई उसने पोटा जैसे कानून को ख़त्म किया। उसका नतीजा आपने 2008 में मुंबई अटैक के रूप में देखा। आप हर जगह देखते थे कि वह लावारिस वस्तुओं को छूना मना है इससे पहले की सरकार में, लेकिन अब लोग सुरक्षित हैं। तो आपका सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध में लोग अपने बड़े बड़े फ्लैट, अपनी ज़मीन, अपने धन और दौलत को छोड़ करके दूसरे देशों में चले गए। जान इम्पॉर्टेंट है, तब आप के लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है। सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है।
बेरोजगारी जैसी बात है तो सरकार सरकारी नौकरी नहीं देगी, प्राइवेटाइजेशन ही होगा, तभी सबका कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होने वाला है। प्राइवेटाइजेशन के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे निरंतरता लाइट की व्यवस्था, रोड सड़क अच्छा हो, हाईवे अच्छे हों, एयरपोर्ट हों, आपके पास रेलवे नेटवर्क हों, तब आपके पास प्राइवेटाइजेशन हो पाएगा और प्राइवेटाइजेशन से नौकरियां जनरेट होंगी। देखते हैं 4 जून को क्या नतीजे आते हैं और देश में क्या परिवर्तन होंगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, धन्यवाद।